हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में आपके न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। करवाने को तो मैंने लास्ट ईयर भी करवाए थे, लेकिन लास्ट ईयर कोई भी न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम में नहीं आया। इस बार दोनों पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए, क्वांटम में भी आए और न्यूक्लियस में भी आए। ठीक है, तो पूरी अपने पास संभावना है कि सॉलिड में भी आएंगे। यहाँ पर भी कुछ यूनिट से अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। तो आप यदि इनको कर लेते हो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, या तो हूबहू मिल जाएंगे या फिर कुछ नंबर से या संख्या चेंज करके आपको मिल जाएंगे। कंसेप्ट फॉर्मूले यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में अपन जो आपका बीएससी, ठीक है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों के अपने पास पढ़ सकते हैं, बीएससी और बीएससी बीएड वाले बच्चे। तो इनका जो अपने पास थर्ड ईयर में पेपर 3 चलता है अपना। पेपर 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, इनके एग्जाम भी हो गए बीएससी वालों की तो, और बीएससी बीएड वालों की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने पास पेपर 3 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपने रेडी कर लिए होंगे। एक क्लास ये भी देख लेना, क्या पता आपके 2 से 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ से मिल जाए और आपको एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। ठीक है, एक ही क्लास में आपको पूरा न्यूमेरिकल्स ही बताऊंगा, सॉल्यूशन भी आपको पूरा समझाऊंगा। तो इनको एक बार क्लास को देख करके आप खुद भी नोटबुक में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना, जो भी फॉर्मूले उनको लिख लेना। यदि आपको एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स मिले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके उनको सॉल्व करके आ जाना। ठीक है, इजीली नंबर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, डेरिवेशन पढ़ते हो, तो वहां पर चीजें लेंदी होती है, रटनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न होता है, बस क्वेश्चन है, उसमें दी हुई चीजों को लिखो, फॉर्मूला लिखो और वहां पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल के आओगे तो फॉर्मूला लिख करके आप तो सॉल्व करके आओगे, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए न्यूमेरिकल्स है उनकी अपन बात करते हैं यहाँ पर। पेपर 3 सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका है इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट में से, यूनिट फर्स्ट आपका बॉन्डिंग इन सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यूनिट फर्स्ट। तो इसमें से पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि एक अपने पास 0.58 एंगस्ट्रॉन के वेवलेंथ वाले एक्स किरण से किसी क्रिस्टल का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर आपने एक्स रे जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर अपन अपन क्या करते हैं, जो क्रिस्टल होती है उसकी स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या दे रखा है कि एक एक्सरे किरण है और उस एक्सरे किरण की आपको वेवलेंथ दे रखी है। क्या देख रही है? वेवलेंथ दे रखी है, उससे एक क्रिस्टल का विश्लेषण किया जाता है। इसमें ब्रैग डिफ्रैक्शन यूज किया जाता है। तो ब्रैग के परावर्तन कोण कितना दे रखा है आपको? 6.45 डिग्री यहाँ पर ये एंगल प्राप्त होता है। तो क्रिस्टल का अंतरातलीय अंतराल ज्ञात करना आपको, इंटरप्लेनर स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ब्रैग इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। जब भी अपने पास एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ब्रैग इक्वेशन यूज में होगी। ठीक है, और ब्रैग इक्वेशन क्या होती है? 2D साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा। ठीक है, 2D साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, डी क्या हो जाएगा? वो इंटरप्लेनर स्पेसिफिक हो जाएगी, एन नंबर ऑफ ऑर्डर है, एन लेमड़ा क्या है? वेवलेंथ है, साइन थीटा उसका ब्रेक एंगल वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से अपन को निकालना है डी की वैल्यू। क्या निकालनी है? डी की वैल्यू। तो यहाँ पर डी अपॉन एन की वैल्यू में बात करूँ तो लेमड़ा अपॉन 2 साइन थीटा आ जाएगा। हमको थीटा दे रखा है 6.45 डिग्री। तो यहाँ पर डी अपॉन एन की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, लेमड़ा की वेवलेंथ की वैल्यू 2 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो डी बाई एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 एंगस्ट्रॉन आ गई। ठीक है, तो अपन को जिस भी ऑर्डर के लिए पूछे उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो एन बराबर अपन को ज़्यादातर एन बराबर 1 के लिए पूछेगा तो एन बराबर 1 पुट करके आप यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2.58 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी। ये क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिफिक है, जो दो अपने पास तल होते हैं उनके उनके बीच की दूरी है। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उनका वैल्यू को पता नाम पता होने चाहिए, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है। उसके बाद में आपको ब्रेक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, 2d sin थीटा बराबर एन लेमड़ा। तो वहाँ पर आप जो भी वैल्यू पूछे, एन की पूछे, डी की पूछे या थीटा की वैल्यू पूछे, आप तीनों वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको यदि पता है तो ये कोई सा भी न्यूमेरिकल बन के आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस ओवरऑल क्वेश्चन में आपको क्या रिजल्ट निकला, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, 2d sin थीटा बराबर एन लेमड़ा, जब भी एक्स के विवर्तन की बात हो, क्रिस्टल के विश्लेषण की बात हो तो। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन चलते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। एक तल दे रखा है, एक प्लेन है, उसमें अक्ष अपने पास काटे गए तो उनके अंतःखंड कितने दे रखे हैं, 2 एंगस्ट्रॉन, 3 एंगस्ट्रॉन और 4 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार के कोई अक्ष है और इसमें कुछ इस प्रकार की डिस्टेंस जो कटी हुई है। ठीक है, एक्सिस का इंटरसेक्शन दे रखा है, 2 एंगस्ट्रॉन इसका है, 3 इसका है, 4 इसका है। ठीक है, तथा अक्षों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना दे रखा है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस निकालना है। ठीक है, तो एक ऐसा न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल सकता है, मिलर इंडिसेस निकालने का। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इफ द एंड if the axis segment cut by a plane by the axis are 2 angstrom, 3 angstrom and 1 angstrom respectively, and the ratio of the axis is A ratio B ratio C equals to 4 3 2, then find Miller indices। तो आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तो दे रखा है, आपको पता है कितना, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। आपसे क्या दे रखा है, ठीक है, ए बराबर 4 लैम्बड़ा, बी बराबर 3 लैम्बड़ा, सी बराबर 3 लैम्बड़ा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस पे वैल्यू निकालेंगे, ए की, बी की, सी की। तो ये क्या निकल जाएगी, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे लैम्बड़ा। ए बराबर 4 लैम्बड़ा आ जाएगा, बी बराबर 3 लैम्बड़ा आ जाएगा, सी बराबर 2 लैम्बड़ा आ जाएगा। अब हमारे पास आई एक्सिस पर जो अपने पास वैल्यू मिलती है वो आती है पी इंटू ए। तो यहाँ पर पी क्या है, इंटरसेक्शन के लिए अपने पास, और ए क्या है इसका जो वैल्यू ये दे रखा है रेशियो में, पी इंटू 4 लैम्बड़ा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने आई एक्स पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, टू एंगस्ट्रॉन क्वेश्चन में दे रखी है, तो पी 4 लैम्बड़ा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपने पास 2 एंगस्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये अपने पास पी डॉट 4 की वैल्यू 2 लैम्बड़ा एंगस्ट्रॉन आ जाएगी, पी की वैल्यू निकालेंगे अपन तो कितनी आ जाएगी, 1/2 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगी, 4 को अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पी की वैल्यू आ गई, इस प्रकार से क्यू की वैल्यू निकाल लोगे आप, सिमिलरली आर की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो आपको पता है कि ये वैल्यू आ गई पी क्यू आर की। तो यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू मिलती है ये मिलर इंडिसेस की, उनके लिए अपन क्या करते हैं, इनका इन्वर्स निकालते हैं। पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, आर निकाल लिया। अब इनका इन्वर्स करेंगे, इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r। तो इनका अनुपात उल्टा करोगे तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, 1 ही है, तो ये 1/1 हो जाएगा, या 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पी क्यू आर ये अपने पास रेशियो में आए हैं, यही क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं। और इनको अपन क्या लिखते हैं, एच के एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एच के एल लिखते हैं। तो इनको मैंने एच के एल लिख दिया। अब ये अपने पास इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में, तो रेशियो हटाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एच के एल जो अपने पास मिलर इंडिसेस है उनकी वैल्यू हो जाएगी 4 2 1। ठीक है, यही वैल्यू आपको निकालनी होती है। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि अंत केंद्रीय घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अपने पास होता है, ठीक है, अंत केंद्रीय जो अपने पास अंत केंद्रीय घनीय जालक होता है, उसका प्रतिलोमी रेसिप्रोकल क्या होता है, फलक केंद्रीय घनीय जालक होता है, एफसीसी होता है। ठीक है, यहाँ पर बीसीसी का अपने पास रेसिप्रोकल एफसीसी होता है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर, तो यहाँ पर अंत केंद्रीय जालक के लिए सदिश जो बीसीसी है उसके लिए सदिश की मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं, बीसीसी के लिए सदिश ए वेक्टर क्या होता है, ay2, यहाँ पर आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। बी वेक्टर क्या होता है, ay2, ठीक है, माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ।
और सी वेक्टर कितना होता है AY2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, जब ए निकालेंगे तो लास्ट वाले में माइनस रहेगा, बी निकालेंगे तो फर्स्ट वाले में, मतलब एक को छोड़ करके, ठीक है। अब बी को निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ो, इसके बाद में ये आएगा, ठीक है। साइक्लिकली ऐसे चलते हैं, ए निकाल रहे, ये वाला निकाल रहे तो इसको छोड़ो, फिर अगले वाले में माइनस, बी निकाल रहे तो इसको छोड़ो, फिर इसमें माइनस, सी निकाल रहे तो यहाँ पर सी निकाल रहे तो इसको छोड़ो, फिर इसमें माइनस, ठीक है। तो ये बीसीसी के लिए वेक्टर हो गए। हमको क्या निकालना है अब इनसे, हमको एफसीसी के वेक्टर निकालने हैं, और एफसीसी के जब वेक्टर निकालेंगे तो ये दोनों रेसिप्रोकल आएंगे, ठीक है। तो अभाज्य कोष्टिका का आयतन अपन कैसे निकालते हैं, बी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ से बी बराबर a³/2 ये अपने पास वेक्टर आ जाता है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो अपने पास है ए स्टार बी स्टार और सी स्टार की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से प्रतिलोमी जालक देख लोगे आप, के स्टार की वैल्यू निकालोगे तो बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ए स्टार की वैल्यू जब निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी ए स्टार बराबर 1/a आई कैप प्लस जे कैप, क्या आएगा ए प्लस आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। और बी स्टार ए 1/2 ए जे कैप प्लस के कैप, और सी स्टार 1/a आई कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू आ गई। और ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है, एफसीसी की है। क्या है ये, एफसीसी की है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होते हैं वो एफसीसी के वेक्टर होते हैं, जबकि हमने निकाला क्या था, बीसीसी के प्रतिलोमी। क्या निकाले थे, बीसीसी के जब प्रतिलोमी वेक्टर निकाले, क्या निकाले, प्रतिलोमी हमने सदिश निकाले। तो जो प्रतिलोमी सदिश आए वो कौन से है, ये वाले प्रतिलोमी सदिश है, किसके, बीसीसी के। लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये जो बीसीसी के प्रतिलोमी सदिश है ए स्टार बी स्टार और सी स्टार, ये तो किसके इक्वल होते हैं, एफसीसी के सदिश के इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीसीसी के प्रतिलोमी होते हैं सदिश, वो क्या होते हैं, एफसीसी के सदिश होते हैं। मतलब बीसीसी और एफसीसी प्रतिलोमी जालक है। आगे बात समझ में, चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, एक समतल मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्रिस्टल अक्षों के प्रतिच्छेद दे रखे हैं 3a 2b और c दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन जो अपने पास वैल्यू है वो निकालने, मतलब अंत खंडों का अनुपात तो आपको दे रखा है, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है इनकी, 3a 2b और c, तो लेकिन इनका रेशियो निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर pa अनुपात qb अनुपात rc अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से P अनुपात Q अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2:1, क्योंकि ए बी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इनका एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करेंगे तो 1/P 1/Q 1/R आ जाएगा। और यही क्या होते हैं, HKL होता है, जिनको अपन मिलर इंडिसेस बोलते हैं। तो ये 2:3:6 हो गए, ठीक है। तो HKL की वैल्यू ये आ गई। तो HKL की वैल्यू क्या होती है, अपन A/P B/Q C/ ये अपने पास आर होती है, इक्वल होती है। क्लियर। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, मिलर इंडिसेस की वैल्यू आपसे पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और यूनिट फर्स्ट में ही कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा है, बाद में जो अदर यूनिट है उनमें इतने न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर। आगे बात समझ में, देखिए भाई, तो अपन क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रीय घनीय संरचना है। कैसी है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम को क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एफसीसी, अपने पास एफसीसी होती है, ठीक है। यदि एल्यूमिनियम का घनत्व, अपन को एल्यूमिनियम की डेंसिटी दे रखी है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी, तथा इसका परमाणु भार कितना दे रखा है, 27 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो एल्यूमिनियम परमाणुओं के मध्य निकटतम दूरी आपको ज्ञात करनी है, नियरेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि आपको डेंसिटी पता है। आपको पता है कि इस प्रकार का कोई पदार्थ है, उसके अणु इतने पास पास है, तो उनकी नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अपन के पास निकालेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल इज एफसीसी सेंटर्ड क्यूबिक surface centered cubic structure if the density of aluminum is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा शायद, एंड इट्स एटॉमिक
weight is 27 ग्राम पर मोल, then find the nearest distance between aluminium अपने पास एटम। तो ये बात किसकी हो रही है? एफसीसी की हो रही है। किसकी हो रही है? एफसीसी की हो रही है। तो यहाँ पर लेटिस नियतांक आपको पता है, ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है एन स्मॉल एम। एन क्या है अपने पास? डेंसिटी होती है, ठीक है। स्मॉल एन, एम एन और अपने पास रो, इसकी पावर 1/3। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है। इसमें से आपको मास दे रखा है, ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है, अवोगाद्रो नंबर, रो दे रखा है, डेंसिटी, इनकी वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास निकल करके आएगी। ए की वैल्यू आएगी 200/3 की पावर 1/3 एंगस्ट्रॉन। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परमाणु के बीच की निकटतम दूरी, और एफसीसी के लिए ये वैल्यू होती है डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है? a/√2। क्या होती है डी की वैल्यू? a/√2। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं है, ए नियरेस्ट, नियरेस्ट अपने पास डिस्टेंस नहीं है, ये तो क्या है? एक का कोष्ठक परमाणुओं की यहाँ पर ये संख्या है। तो इसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी की वैल्यू होती है a/√2। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप ये पुट करोगे, इसके बाद में √2 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये आएगी 2.87 एंगस्ट्रॉन के लगभग। तो ये यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते थे वो आपको मैंने करवा दिए, ठीक है। यही न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी प्रकार के आते हैं, इसमें से कोई भी नंबर चेंज हो सकता है, कंसेप्ट फॉर्मूले यही रहते हैं। आगे यूनिट सेकंड पे अपन चले तो यूनिट सेकंड में एक आता है सेमीकंडक्टर से, कि ये सेमीकंडक्टर यहाँ पर किसी एक अर्धचालक के लिए परिदर्श पर एक अपने पास 100 वोल्ट मीटर इनवर्स का अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ठीक है। यदि यहाँ पर एन अर्धचालक का हॉल गुणांक आपको दे रखा हो, आर एच की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? इसके आवेश भाग की गतिशीलता क्या निकालिए? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये अपने पास कितनी दे रखी है? 0.36 ये अपने पास, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसका परिदृश्य में धारा घनत्व निकालना है आपको, जे की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मोबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, आर एच की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये वैल्यू आपको पता है दे रखी है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? आर एच है, आर एच बराबर 1/n क्यू है, से आप क्या निकालोगे? एन निकालोगे। एन कितने आ जाएंगे? आवेश की अपने पास नंबर ऑफ आवेश संख्या आ जाएगी -5 × 10⁻20 मीटर पर क्यूब। ये क्या आ गई? आवेश की डेंसिटी आ गई। और हम जानते हैं यहाँ पर जो अपने पास करंट डेंसिटी होती है वो होती है जे बराबर एन ई म्यू ई, ठीक है। तो ये अपने पास होती है एन नंबर डेंसिटी है, ई क्या है? चार्ज है, म्यू क्या है? मोबिलिटी है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी वैल्यू करोगे या पुट करोगे, यहाँ पर जे की वैल्यू आ जाएगी, और जे क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है। आगे बात समझ में? करंट ये क्या होती है? करंट डेंसिटी, धारा घनत्व होता है। चलिए आगे इसका एक और न्यूमेरिकल आता है। किसी क्रिस्टल के लिए एस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दे रखी है आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको दे रखा होगा। इस प्रकार का जो भी न्यूमेरिकल बनेगा उसमें एक एनर्जी बैंड की ऊर्जा अपने पास इक्वेशन दे रखी होगी, ई बराबर ई डैश माइनस 2a कॉस के किस मान के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान न्यूनतम व अधिकतम होगा, और एस बैंड की चौड़ाई भी यहाँ पर आपको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है, तो आपको ई की वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी ई अपॉन डी के, मतलब के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो 2a साइन के की वैल्यू मिल जाएगी। इसका फिर से आप डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 2a² a cos अल्फा। अब जो अपने पास इफेक्टिव मास होता है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, एम स्टार से इसको अपन लिखते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से उठा करके आप पुट करोगे, तो ये एच कट स्क्वायर अपॉन 2a² a cos a, ठीक है। तो ये क्या आ गया? इसका इफेक्टिव मास आ गया। इसका अपने पास प्रभावी द्रव्यमान के लिए अपन क्या करेंगे? अधिकतम प्रभावी द्रव्यमान के लिए कॉस के ए की वैल्यू वन कर देंगे, ये नीचे वाला कॉस के। तो इसके लिए अपन के पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो कॉस के की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में डेल्टा ई की वैल्यू अपने पास है, ये मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गए, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये अपने पास 4a के इक्वल हो जाएगा। यही आपको वैल्यू पूछी थी, दो चीज पूछी थी ना इसमें, ठीक है। ये एस बैंड की चौड़ाई और इसके अपने पास प्रभावी द्रव्यमान, दोनों वैल्यू निकल गई। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। एक जर्मेनियम है, उसका सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए आपतित विकिरणों की फोटोनों की अधिकतम तरंग दैर्घ्य की यहाँ पर गणना करनी है, जबकि एनर्जी बैंड गैप दे रखा है
7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी बैंड गैप दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, तो अपने पास फोटोन की जो अपने पास वेवलेंथ निकालनी है। तो अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए आपतित फोटोनों की न्यूनतम ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होनी चाहिए, आपको पता ही है। तो इसके लिए एच न्यू मिनिमम होनी चाहिए। मतलब यहाँ से अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन या निकालना है तो इसके लिए जो फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं उसमें जो बैंड गैप है या फिर एनर्जी गैप है उनके बीच की एनर्जी इसके एच न्यू के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर ये ईजी है, ठीक है, तो ये ईजी एच न्यू के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये जो मिनिमम एनर्जी फोटोन की कितनी होनी चाहिए, ईजी के बराबर। तो एच न्यू मिनिमम ईजी के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से ईजी की वैल्यू एच सी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, क्योंकि न्यू को अब अपन लिखते हैं सी वाई लैम्बडा। तो यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्बडा। अब चूंकि यहाँ पर ये वैल्यू है, ये मिनिमम है, तो यहाँ पर लैम्बडा को अपन को मैक्सिमम करना होगा, तभी तो ईजी मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू एच सी अपॉन ईजी। एच सी की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, ईजी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ से लैम्बडा मैक्सिमम जो कि अधिकतम तरंग दैर्घ्य है, जिस अधिकतम तरंग दैर्घ्य का फोटोन आपको इंसिडेंट करवाना पड़ेगा उसकी वेवलेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रोनिग पेनी मॉडल का उपयोग करते हुए यहाँ पर P <1 इसके लिए सिद्ध कीजिए कि निरंतर ऊर्जा बैंड में K बराबर 0 पर ऊर्जा का मान h² p² होता है। ये काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो इसको आपको कर लेना। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ तो होते हैं जो डेफिनेटली आने की फुल चांस होते हैं। आगे बात समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपन को ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए। ये वाला रिलेशन अपन निकालते हैं डायरेक्ट। तो वहां पर आपको पता है पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये होती है। हमें कंडीशन दे रखी है के बराबर 0 पर, और कॉस के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे आप, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद में पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए बराबर 1। इसके बाद में यहाँ पर अपने पास क्या करेंगे, पी साइन अल्फा अपॉन अल्फा ए। ठीक है, इसके बाद में कॉस अल्फा ए बराबर 1 माइनस कॉस अल्फा ए। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको अपन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से अपन ने इसको चेंज कर लिया। क्या कर लिया, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से चेंज कर लिया, इसको अपन इधर लिया है और साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इसमें 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, ये नीचे से अपने पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, और 1 माइनस कॉस अल्फा को अपन ये लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, ई बराबर अल्फा ए टेन अल्फा ए, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने इस पर डिवाइड कर दिया और 2 अल्फा को इधर भेज दिया। तो यहाँ पर पी के न्यूनतम मान के लिए क्या करना है, पी की मिनिमम वैल्यू के लिए जो अपने पास टेन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मिनिमम के लिए 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पी बराबर अल्फा है, ये अपने पास अल्फा ए की बाई 2 हो गई, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास ये मिल गई। क्लियर, तो अपन को ये वाली कंडीशन ही तो लगानी थी, पी के न्यूनतम मान के लिए एनर्जी अपने पास h² पी अपॉन m² होती है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बात समझ में। चलिए, तो ये यूनिट सेकंड के हो गए। यूनिट थर्ड में देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिदर्श की विद्युत चालकता ऊष्मा चालकता क्रमशः, यहाँ पर आपको दो कंडक्टिविटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये दे रखी और थर्मल कंडक्टिविटी ये दे रखी। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिदर्श के लिए लॉरेंज संख्या निकालनी है, और ये कहाँ से आती है, बिडमान फ्रेंज नियम से आती है। तो बिडमान फ्रेंज नियम ये आपको मैंने बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में, लॉन्ग में नहीं तो न्यूमेरिकल में, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, बिडमान फ्रेंज नियम, यहाँ पर बिडमान फ्रेंज नियम एल बराबर के अपॉन सिग्मा टी होता है। यहाँ पर एल लॉरेंज नंबर होती है, यही वैल्यू निकालनी है हमको। के दे रखा है, टी दे रखा है, सिग्मा आपको पता है। ठीक है, तीनों चीज आपको पता है। के टी का मतलब ये क्या यहाँ पर है, रूम टेम्परेचर पर, तो ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। सिग्मा आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ओके दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपको निकालना है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, लॉरेंज नंबर निकाल करके आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है और क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि यदि आइंस्टीन आवर्ती दे रखी हो आपको 3 × 10⁻13 हर्ट्ज, तो आइंस्टीन ताप थीटा ई का यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है, जबकि के वी की वैल्यू आपको दे रखी है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा ई बराबर एच न्यू अपॉन के वी। तो एच न्यू की वैल्यू पता है, के वी की वैल्यू पता है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। एच की वैल्यू आपको पता है प्लांक कांस्टेंट होता है, के वी की वैल्यू आपको पता है इसमें लिख रखी है क्वेश्चन में, न्यू की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो थीटा ई की वैल्यू निकाल लोगे आप आराम से, ये वैल्यू आ जाएगी केल्विन में। ठीक है, एक ठोस जिसकी डीवाई आवृत्ति दे रखी है, तो उसके लिए अपने को पास डीवाई टेम्परेचर निकालना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है डीवाई टेम्परेचर का, ये वाला होता है थीटा डी बराबर ये डीवाई टेम्परेचर होता है एच कट ओमेगा डी अपॉन के वी। यहाँ पर ओमेगा डी की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा डी की वैल्यू आप निकाल लोगे और ये इतने केल्विन आएगी। यूनिट 4 में देखोगे आप, तो यूनिट 4 में क्या दे रखा है, एक अपने को पास अधिचालक दे रखा है टिन का, शून्य चुंबकीय क्षेत्र में क्रांतिक ताप कितना दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और शून्य ताप पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास इतने टेंसिला है। ताप 2K पर क्रांतिक क्षेत्र के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला है, इससे आपको पता चल जाएगा कि BCT की वैल्यू निकालनी है, ये किसी टेम्परेचर पर निकालनी है, किसी टेम्परेचर पर ये यहाँ पुट कर देंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये टेम्परेचर दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और आपको इस टेम्परेचर पर निकालनी है, ये टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट कर दो आप डायरेक्ट ही। BC की वैल्यू पुट करोगे ये वाली वैल्यू, टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 केल्विन, ठीक है, और आपको TC जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसी टेम्परेचर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है ये वाली वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आप BCT की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। एक लास्ट न्यूमेरिकल और है, एक टेस्ला में चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवर्ती में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा ओमेगा जो कि अपने पास कक्षीय आवर्ती के लिए फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ई और बी और एम की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, 2 अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और यही न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, अगर ज़्यादा नहीं भी कर पाओ तो ये न्यूमेरिकल्स में से आपके मिल जाएंगे, या कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सेम, इनको पढ़ लेना भाई। पूरी वीडियो को 1 या 2 बार देखना, जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने समझाए हैं, क्वेश्चंस फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें आप लिख लेना एक बार। क्लियर है, चलिए, तो ये आपके कंप्लीट सारी चीज़ें हो गई BSc थर्ड ईयर वालों की फिजिक्स के लिए। तीनों पेपर के हमने क्वेश्चंस भी बता दिए, न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए। ठीक है, अब आपको खुद को पढ़ के एग्जाम देनी है। BSc वालों की तो होगी, अब BSc BEd वालों का नंबर है। ठीक है, तो उनको भी यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाए। आप देख लेना, आपके जो पेपर्स है वो यहीं से आ रहे हो, यहीं से आएंगे। क्लियर है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है PDF है, उनके लिए आप BSc प्रो एप्लीकेशन पर जा करके उनको आराम से परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।